अमेरिका की आदत यह रही है कि बीते कुछ दिनों में भारत कोई प्रतिक्रिया दे ना दे, अमेरिका जरूर भारत के विषय पर प्रतिक्रिया दे ही देता है, क्योंकि उसे अब भारत का डर लगभग खत्म हो गया। उसे समझ में आ गया कि भारत एक मजबूर देश है, अब ये जब मजबूर है तो इसका लाभ उठाना है। तो ऐसे में अमेरिका ने समय बीतते ही तुरंत अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दे दी। ये वही व्यक्ति है जो कि आते ही 3 दिन के लिए भारत की यात्रा पर आए थे। अगर आपको याद हो, कुछ दिन पहले क्वाड समिट की बैठक के लिए विदेश मंत्रियों की, उसमें जब आए थे तो कोलकाता गए थे। भारत ने इनका बड़ा ही फीका स्वागत किया था, क्योंकि इनकी हरकतों को हम जानते थे पहले से। इन्होंने एक भी कसर नहीं छोड़ी, इन्होंने तत्काल प्रभाव से प्रतिक्रिया दे दी। क्या प्रतिक्रिया दे दी? यहां पर साहब ब्लूमबर्ग में छपी हुई खबर देख लीजिए। इन्होंने कहा कि हमने अमेरिका की स्थिति बता दी है कि हम क्या सोचते हैं। किसको बता दी? जयशंकर साहब को। क्या सोचते हैं साहब आप? आइए मैं पढ़ा देता हूं क्या सोचते हैं ये लोग। द सेक्रेटरी स्ट्रेस्ड ऑल कमर्शियल वेसल्स शुड इमीडिएटली कंप्लाई विद ऑर्डर फ्रॉम यूएस फोर्सेज एज दे सीक टू अपहोल्ड पीस एंड सिक्योरिटी इन द स्ट्रेट। मतलब इस जल डमरू से गुजरते हुए, यानी कि इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते हुए सभी जहाजों को अमेरिकी सेना द्वारा दिए गए आदेश मानने होंगे, यह हमने बता दिया। यह कौन बोला? अमेरिका बोला। किसके लिए बोला? भारत के लिए बोला। भारत ने क्या कहा था? प्रोटेस्ट दर्ज कराया है। इन्होंने हमसे क्या कहा? यह इन्होंने बता दिया कि हमारे नियम नहीं मानोगे तो यही होगा। ही अंडरस्कोर दैट वायलेशन ऑफ यूएस ब्लॉकेड, अगर अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन किया गया, एंड द इलिसिट ट्रांसपोर्ट ऑफ इरानियन ऑयल विल नॉट बी टॉलरेटेड, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा अगर आपने अमेरिकी नियम नहीं माने। यही लिखा है अमेरिका के द्वारा, बकायदा लिखा। सेक्रेटरी रूबियो ने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर इंडिया के साथ बातचीत करी। दो बिल्कुल अलग अलग दृश्य एकदम समझ में आ गए। एक तरफ हमारे विदेश मंत्री कह रहे हैं कि मैंने जस्टिफाइड नहीं है ये लाइन बोल दी है, और अपनी तरफ से स्ट्रांग प्रोटेस्ट दर्ज करा दिया है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमने भारत को बता दिया है कि हमारे नियम नहीं माने तो यह हश्र होगा। अब कौन बर्दाश्त करेगा इतनी बेइज्जती? भाई, सत्ता पक्ष की हो सकती है, देश चलाने की मजबूरियां हों, लेकिन विपक्ष तो देश की प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा ही। देश भर में तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स, तमाम जागरूक नागरिकों ने इस बात की कड़ी से कड़ी तरीके से अपने स्तर पर जो दे सकते थे प्रतिक्रिया दी। प्रतिक्रिया से मतलब क्या है पहले समझिए। एक स्वतंत्र देश, संप्रभु देश, जिसकी पहली ही लाइनों में सोशलिस्ट रिपब्लिक जब देश लिखा जाता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सॉवरेन कंट्री लिखा जाता है, संप्रभु देश यानी कि जो किसी के गुलाम नहीं है, उस देश को अगर यह आदेश मिले कि नियम मानने पड़ेंगे, नहीं मानोगे तो ऐसा ही होगा। यह वो देश है बोलने वाला जो कोसों दूर बैठा हुआ है, किसी दूसरे देश के पानी पर अपना हक जता रहा है, और हम नॉट जस्टिफाइड कह रहे हैं। यह जब बात निकल कर आई तो इसके ऊपर प्रतिक्रियाएं आई। अपोजिशन की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया आई। अपोजिशन में पवन खेड़ा हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, तमाम लोगों ने, राहुल गांधी जी हैं, शशि थरूर जी हैं, प्रियंका चतुर्वेदी हैं, सबने एक ही बात को दोहराया कि एक तरफ आप लिख रहे हैं नॉन जस्टिफाइड और वो आपको धमका रहा है। यह कैसी बात है? सच बात भी यही है कि इस तरह की प्रतिक्रिया से समस्त भारतीयों में इस बात का उबाल था कि यार ये तो घनघोर बेइज्जती कर दी। आज इस घनघोर बेइज्जती को हम समझते हैं, और आम जन इसे कैसे देखता है वैसे समझिए। देखिए अभी क्या हुआ कि पिछले ही महीने जब ये रूबियो आए थे, उस समय अमेरिका अपनी आजादी के 250वीं सालगिरह मना रहा था। अमेरिकी एम्बेसी दिल्ली के द्वारा दिल्ली के ऑटोज के पीछे ट्रंप की फोटो लगवा करके कुछ इस तरह के पोस्टर लगाए गए थे। आम जन के तरीके से ऑटोज के पीछे से इस तरह के पोस्टर फाड़ दिए लोगों ने गुस्से में कि साहब ये जो पोस्टर लगे हुए हैं ना ट्रंप के, हटाओ इन सबको। ये वो पोस्टर थे जो अमेरिका के द्वारा लगाए गए थे अप्रैल 16 के दिन, दिखाने के लिए कि अमेरिका को हैप्पी बर्थडे कहना है। प्रतिक्रिया स्वरूप इन पोस्टर्स को फाड़ा गया। ये सब वो प्रतिक्रिया है जो आम जन दे रहा है। सीधा समझिए कि आम जन अमेरिका के बर्ताव से कितना प्रभावित हो रहा है। लेकिन इससे बड़ा सवाल यह निकल कर आता है कि भारत चुप क्यों है? यह हमने पूर्व के सेशन में डिस्कस कर लिया। भारत क्या कर सकता है, अब हम यह डिस्कस कर लेते हैं। कारण क्या है कि इस स्थिति को समझिए कि आज हम यहां पहुंचे कैसे, आज हमारी स्थिति ये हुई कैसे। सारे के सारे विपक्ष के आरोपों को एक तरफ लिख लेते हैं कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए हैं, प्रधानमंत्री को एप्स्टाइन से कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है, फाइल में नाम आ गया है इसलिए कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं, चलो ये मान लेते हैं। भारत की कंपनियां, अडानी के चलते भारत बिक गया। तमाम सारे के सारे पॉइंट लिख लेते हैं, एक बार के लिए हटाते हैं
उसके बावजूद भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें सबको समझना जरूरी है। मतलब ये ऐसे पॉइंट है कि विपक्ष को तो वो सेंसिटाइज करने वाले पॉइंट पता ही हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ बातें हैं जिनको अपन समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला कारण कि भारत मजबूर हुआ कैसे। ये भारत की मजबूरी एक ऐसे पिता की मजबूरी कैसे है जिस पिता की कई संतानें हैं, लेकिन उन संतानों की पूर्ति के लिए उस पिता को दुनिया भर के भीतर जाकर के लोगों की सुननी पड़ रही है। यह कैसी स्थिति है, इसको ऐसे समझिए। आज भारत का तेल 90% इंपोर्ट होता है। भारतीय ऑयल, गैस, पीएनजी इंपोर्ट होती है। फर्टिलाइजर इंपोर्ट होता है। जहां से गैस आती है वहीं से फर्टिलाइजर आता है, जहां से ऑयल आता है वहीं से एलएनजी आती है। भारत की ऊर्जा आवश्यकता का मेजर क्षेत्र, इवन दवाइयों के लिए भी जो मेजर कंपोनेंट हैं वो इंपोर्ट होते हैं। ओके साहब, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉक होने से भारत की ऊर्जा आवश्यकता सीधी सीधी 50% जहां से पूरी होती थी वो ब्लॉक हो जाती है। उसके ब्लॉक होने के बाद हमारे पास विकल्प दो दिखाई देते हैं, या तो हम रूस से तेल खरीद बढ़ा दें या फिर अमेरिका के प्रभाव वाले देशों से, क्योंकि जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ ओपेक कंट्रीज का जो भी क्षेत्र था वो पूरी तरह बंद हो गया। वहीं दूसरी तरफ विकल्प के रूप में अमेरिका बचा। अमेरिका ने वेनेजुएला को अपने अंडर में ले लिया। ऐसे में वेनेजुएला का ही तेल हमारे पास विकल्प में बचा। एक मजबूर बाप के रूप में तेल की स्थिति कुछ इस प्रकार से कि यदि हम प्रतिक्रिया भी देने निकले और सामने वाला यह कह दे आपसे कि वेनेजुएला का तेल भी आपको नहीं देंगे, मतलब 50% तेल यहां से निकल गया। आप और हम जब सुनते हैं ना कि भारत 40 से अधिक देशों से तेल खरीद रहा है, खरीद चाहे हम कहीं से भी रहे हों, लेकिन जब समझने की बात आती है तो यह समझिए कि जब आप 50% अपनी ऊर्जा आवश्यकता गल्फ से पूरी कर रहे हैं तो उसकी पूर्ति एक देश अकेला कर नहीं सकता। जब इतने देश मिलकर के पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं तो एक देश नहीं कर पाएगा, लेकिन हां, दुनिया में सबसे अधिक तेल पैदा करने वाला देश वेनेजुएला, तेल रखने वाला देश वेनेजुएला, अमेरिका के चलते हमारे लिए विकल्प बनकर आया। अब दूसरा विकल्प क्या था, यह आपको समझना होगा कि एक भारत जैसा देश मजबूर कैसे हुआ ना आर्थिक रूप से। और यहीं से हम सबको यह मैसेज भी लेना पड़ेगा कि अल्टीमेटली सरकारों का काम है आना जाना जाते रहेंगे। हम समस्त भारतीय क्या कर सकते हैं और हम भारत के लोग सरकारों को कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी कैसे ला सकते हैं, उसके बारे में विमर्श और सोचिए। एक तरफ तो यह विकल्प था, दूसरी तरफ था रशिया से तेल ले लिया जाए। हाल ही के समय में आपने रूस को कमजोर होते देखा। रूस ना तो वेनेजुएला को बचा पाया, ना सीरिया में बशर अल असद को बचा पाया, ना अफगानिस्तान को बचा पाया, ना ईरान को बचा पाया। मतलब कुल मिलाकर रूस हाशिए पर चला गया। रूस यूक्रेन युद्ध में क्या फंसा कि वो खुद को नहीं बचा पा रहा। आज यूक्रेन उसके सामने इतना लंबे समय से टिका हुआ है कि रूस में कितनी ताकत है अब यह सवाल के घेरे में आ गई। अगर हम रूस से तेल लेने पर निर्भर हो भी जाएं तो दूसरी चुनौती निकल कर आती है, और वो क्या, अमेरिका तो चलो फिर भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दुनिया के बीच में इतना बिजी है कि वो हमसे इतनी टसल नहीं रखेगा, लेकिन हमारा पड़ोसी चाइना अगर ये जानने को तैयार हो जाए कि भारत केवल रूस पर निर्भर है, वो रूस को कठपुतली बना दे। आपको जानकारी होनी चाहिए कि हम इतना तेल नहीं खरीदते जितना चाइना रूस से खरीदता है, और रूस की बहुत सारी जरूरतों की पूर्ति चाइना करता है। भारत के अगर दो बड़े दुश्मन ढूंढने हो, अमेरिका और चाइना, तो चाइना बिल्कुल हमारे कंधे पर बैठा वो दुश्मन है जो पाकिस्तान के साथ मिलकर के भारत को बड़ा होने ही नहीं देगा, क्योंकि भारत उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए थ्रेट बना हुआ है। ऐसे में वो रशिया को भड़का करके भारत के तेल की आपूर्ति को रुकवा सकता है। वो वहां बार्गेनिंग कर सकता है कि आपको भारत को तेल देना है या चाइना को, डिसाइड कर लो, क्योंकि हमारे पास तो विकल्प बहुत हैं, आपके पास विकल्प नहीं है। एनीवे, भारत अपने स्रोतों में किसी एक पर निर्भर नहीं रह सकता। डाइवर्सिफिकेशन में मजबूरी निकल कर आती है। तो एक बात जो सिद्ध होती है वो ये कि भारत जब इंपोर्ट आधारित देश है तो ऐसे में हमारी ये स्थिति कैसे हुई ये समझने का पहला विषय है। दूसरा विषय, भारत जितने भी देशों से व्यापार करता है उनमें से पैसा कमाने लायक कुछ ही देश हैं। उनमें से एक अमेरिका है जिससे $40 बिलियन साल का पिछले साल तक कमाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो भी हाशिए पर जाने लगा है। गल्फ स्टेटों को सामान बेच करके हम पैसा कमाते थे, लेकिन अब इस पूरी घटना से वो भी बाधित हो गया है। भारत के फॉरेक्स रिजर्व लगातार घट रहे हैं। हाल ही में फिल्म आई मनोज वाजपेयी की गवर्नर, जो कि आरबीआई के गवर्नर पर आधारित है। कल ही मैं उसको देख करके भी आया, मनोज वाजपेयी जी का इंटरव्यू किया। उस घटना को समझने में बहुत अच्छे से यह समझ बनती है कि कैसे फॉरेक्स रिजर्व
कम हो रहे हैं। और फॉरेक्स रिजर्व का कम होना किसी देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, ये सब कारणों के लिए जिम्मेदार हो जाता है। अगर खाते घटते चले जाएं तो सोना गिरवी रखने तक की नौबत आती है। उस घटना के ऊपर फिल्म बनी है, अगर आप फिल्म ना देखें तो वो इंटरव्यू देख लीजिएगा, हमारे चैनल पर डाला हुआ है, जिसमें हमने पूरे सारे मसले डिस्कस किए हैं। मतलब पॉइंट नंबर 2 कि भारत को इन दिनों जो इंपोर्ट हैं वो 1.5 गुने महंगे पड़ रहे हैं, फॉरेक्स रिजर्व घट रहा है। फॉरेक्स रिजर्व बचाना है तो सद के चलना है, फिर से वो मजबूर पिता जिसको 140 करोड़ भारतीयों के लिए पोषण करना है। यहां पिता मैं मोदी जी को नहीं कह रहा हूं, एक देश को, भारत माता को बात करके चल रहे हैं, लेकिन सिंबॉलिक रूप से मैं घर के अंदर एक मुखिया के रूप में लेकर चल रहा हूं कि एक देश कैसे कैसे चल रहा है। इन तमाम स्थितियों में अगर विश्व में भारत को देखा जाए तो क्या स्थिति निकल कर आती है कि भारत कहां तेजी से आगे बढ़े। इंटरनल सिक्योरिटी से गुजरे, पड़ोसियों से युद्ध लड़ने में गुजरे, चाइना के साथ कंपटीशन में आगे निकले, या फिर अमेरिका जैसे लोगों को जो कि तानाशाही पर उतर आए हैं इनको संभाले। ये स्थितियों के पैदा होने में अगर आप इनको दिमाग में रखते हैं तो बड़े कारण निकल कर आते हैं। टेक अवे क्या है, करना क्या चाहिए? क्या हम इस तरह से भारतीयों को मरने दें और हम कुछ ना करें? जी नहीं, भारत को निश्चित करना चाहिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले भारत प्रतिक्रिया स्वरूप इतना स्ट्रांग इंटरनेशनल मंच पर जाए कि इंटरनेशनल अपॉलॉजी मांगवाए, कि आप अपॉलॉजी मांगिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे 2013 में जब भारत के एक आईएफएस अधिकारी के साथ यह हुआ था, तब भारत ने अमेरिका से इस बात की माफी मंगवाई थी। भारत के केस में बिल्कुल वैसे ही भारत को करना चाहिए जैसे इटालियन नाविकों के लिए इटली ने किया था। यह भारत को स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल सेट करने पड़ेंगे, भारतीयों के लिए दुनिया को सेंसिटाइज करना पड़ेगा, यह भारत को अपना रुतबा बना के चलना पड़ेगा, यह मानते हुए कि जब बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल जैसे देश भारत के साथ में आंख से आंख मिलाकर बात कर लेते हैं, जो भारत पर इतने निर्भर हैं, भारत को भी चाहिए कि वो दुनिया को यह एहसास देकर चले। इस पूरे विषय को अंतरराष्ट्रीय मंच पर गंभीरता से उठाए, चाहे इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के समक्ष हो या जहाजरानी मंत्रालय के समक्ष हो, यूनाइटेड नेशंस में हो, भारत को इस विषय को उठाना चाहिए कि भारतीयों की जान की कीमत और भारतीयों की जान जाने पर अंतरराष्ट्रीय रूप से जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। यूएन के अंदर इस विषय को भारत को उठाना चाहिए और भारत को उन देशों का साथ लेना चाहिए जो लाइक माइंडेड हैं, फिर चाहे वो फ्रांस हो, फिर चाहे वो यूके हो, रशिया हो, चाइना हो, हमें इस विषय को तेजी से लेकर आगे चलना चाहिए। नंबर 3, भारत को उन सभी चीजों की समीक्षा करनी चाहिए जो इन दिनों हम प्रो अमेरिका कर रहे हैं, फिर चाहे वो युद्ध अभ्यास हो, चाहे इनके साथ हुए हाल ही के एग्रीमेंट्स हो, चाहे अमेरिका के साथ मिलकर के एंटी चाइना कोएलिशन बनाने की बात हो, क्योंकि अमेरिका भारत को काउंटर चाइना के लिए काउंटर करने का विकल्प मान के ही चलता है। तो भारत को बार बार इस चीज में अपना एहसास उन्हें देना होगा कि अगर आप ऐसे ही चलते रहे तो ये जो आपका चाइना को काउंटर करने का विजन है ये हम पूरा नहीं होने देंगे, क्योंकि अमेरिका बार बार भारत को काउंटर चाइना ही यूज करना चाहता है। ठीक है साहब, भारत को यह बताना होगा अमेरिका को कि अगर आपको वाकई में चाइना के साथ लड़ना है तो भारत को साथ लेके चलना पड़ेगा, अन्यथा भारत के खिलाफ अगर आप चले तो नहीं हो पाएगा। जहां तक बात है भारत की निर्भरता की, तो भारत को डिफेंस सेक्टर के अंदर अन्य उन विकल्पों को भी, जैसे पहले रशिया जैसे विकल्प थे, आज हमको फ्रांस हो, इजराइल हो, इन सारे देशों को साथ लेते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली किसी एक देश पर निर्भरता हमारे लिए परेशानी बन सकती है। आज फ्रांस भारत को राफेल देता है, रशिया से हमारे बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट आते रहे हैं, ऐसे में भारत को उन्हीं देशों के साथ बढ़ते हुए आगे चलना चाहिए। जहां तक बात हो अमेरिकी कंपनियों की, तो भारत को कुछ कंपनियों का बाजार में प्रवेश सीमित करना होगा। भारत को भी उसी तर्ज पर जैसे अमेरिका किसी ना किसी कारण से अमेरिकी कंपनी भारतीय कंपनियों को अपने देश में रोकता है, भारत को वैसे ही नियामकीय तरीके से अमेरिकी कंपनियों पर, चाहे सिंबॉलिक ही सही, जैसे हार्ले डेविडसन के भारत में लगे हुए जो टैक्सेशन थे, आज तक ट्रंप उन्हें कोट करते हैं, भारत को कुछ ऐसे सिंबॉलिक चीजें इस समय करनी होंगी ताकि दुनिया को यह मैसेज जाए कि भारत ने अपनी प्रतिक्रिया अमेरिकी कंपनियों के माध्यम से पहुंचा दी है। मतलब यह कि कुल मिलाकर भारत को अपने जो सेंटिमेंट्स है ना, उसे पहुंचाने के तरीकों में ये जो सॉफ्ट पावर के रूप में तरीके हैं ये अपनाने होंगे। जहां तक बात है अंतरराष्ट्रीय मंचों की, प्रधानमंत्री इस समय फ्रांस की यात्रा पर हैं, अगले महीने ट्रंप से मिलने भी वाले हैं। G7 की मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की मुलाकात संभव है, इस तरह की मीडिया में रिपोर्ट चल रही है। जब G7 में मुलाकात हो उस समय भारत अंतरराष्ट्रीय मंच पर इस बात को खुलकर रखे, प्रधानमंत्री बचते हुए ना दिखें, ट्रंप को कन्फ्रंट करते हुए दिखें, ट्रंप के बड़बोलेपन का जवाब मंच पर ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिया जाए,
तब जाकर के बात से कट कर निकलेगी। ट्रंप वो व्यक्ति हैं जिनकी कोई सेल्फ रेस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम नहीं है। बीते 2 महीने से लगातार हर दूसरे दिन सीज फायर अनाउंस कर रहे हैं और उनकी बात में कोई दम नहीं रहा। लगभग 39 बार वो युद्ध खत्म होने की कह चुके हैं, कोई युद्ध खत्म नहीं हुआ। नोबेल पीस प्राप्ति, शांति पुरस्कार की प्राप्ति के लिए बड़बोलेपन के हथियार अपनाते रहे। उनकी बातों में कोई वैल्यू नहीं है। भारत को चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर उनके इस बड़बोलेपन को वहीं की वहीं रिएक्ट करके चला आया जाए। मतलब अमेरिका जब तक माफी ना दे, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उसे उसी के अंदाज में घेरने का प्रयास भारत को करते रहना होगा। भारत आज दुनिया की परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर तीसरी बड़ी कंट्री है। भारत की आवश्यकता दुनिया के तमाम देशों को है। भारत को यह महसूस करके चलना होगा। मतलब भारत भी यह समझे कि भारत को लोगों की जरूरत नहीं है, लोगों को भी भारत की जरूरत है। इसी को ध्यान में रखकर हमें चलना होगा। यह सरकारों से हुई डिमांड है साथियों, लेकिन हम भारतीय होने के नाम पर क्या करें, इस पर भी विमर्श करना होगा। विमर्श इसलिए क्योंकि देश ने बार बार, मैंने कई बार आपको यह याद दिलाया है, बीती बार भी यह याद दिलाया था कि जब भारत का उन पाकिस्तान के साथ 65 का जंग हुआ तो भारत ने कैसे जय जवान जय किसान किया, भारत ने कैसे हरित क्रांति की। आज भारत 1991 के बाद जब से एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन रिफॉर्म लेकर आया, उसके बाद आज की स्थिति में अगर हम खड़े हैं तो हमें फिर कुछ ऐसे रिफॉर्म्स लेकर आने की आवश्यकता होगी जिसमें हम टेक्नोलॉजी पर आंख मूंद कर पैसा खर्च करें। हम भारत के अंदर प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ को लेकर के वर्टिकल सेक्टर ओरिएंटेड, मतलब अगर एआई का डेवलपमेंट है तो वर्टिकल डेवलपमेंट की एआई फॉर आईटी, एआई फॉर बैंक, इस तरह से हमारा नया डेवलपमेंट लेकर आए। टेक्नोलॉजी के लिए आर&डी पर भारत तेजी से पैसा खर्च करे, क्योंकि इस समय दुनिया में जो देश बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं उनका टेक सबसे पावरफुल है। और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग, और मैन्युफैक्चरिंग और टेक के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। आज देश में जितने भी जगह आप प्रोटेस्ट होते देखते हैं, सरकारी नौकरी के अंदर धांधली के लिए, परीक्षाओं के पेपर लीक के लिए, क्योंकि देश में विकल्प के रूप में सरकारी नौकरी ही बचती दिखती है। आवश्यकता है कि हम और सेक्टर्स को भी पनपने दें। देश के साथ दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि हमारे पास अवसर के नाम पर ओलिगोपोली आ चुकी है। मतलब देश के अंदर हर सेक्टर में 1 या 2 ही कंपनी है जिन्होंने मार्केट को पकड़ लिया है। अगर टैक्सी है तो ओला उबर है, खाना है तो स्विगी जोमेटो है, अगर इंटरनेट है तो जियो और एयरटेल है। हर देश के अंदर, मतलब देश के अंदर मेजर इकोनॉमी, मेजर पावर की अगर बात करते हैं तो कुछ ही कंपनीज के पास। आज तो देश के अंदर लगभग हर सेंटर पे आपको अडानी दिख जाता है, मेजर जगह पर रिलायंस दिख जाता है। देश इतना बड़ा, लेकिन कंपनीज के पास स्कोप सीमित होने से सरकार को बचना होगा। सरकार को स्ट्रिक्टली देश के युवाओं के लिए उन चीजों को ओपन करना होगा ताकि देश चाइना की तरह तेजी से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उठ खड़ा हो। भारत को खून का घूंट पीने का इस समय है, लेकिन 1980 में चाइना ने जो रिफॉर्म किए थे, आज वो भारत से 6 गुना बड़ी इकोनॉमी बनकर खड़ा है। आवश्यकता है कि भारत भी वैसे ही रिफॉर्म्स इस समय अपनाए। भारतीयों के अंदर इस तरह से, मतलब सोशल सेक्टर स्पेसिफिक, सेक्टोरल स्पेसिफिक एजुकेशन इस तरह की हो कि इंस्टीट्यूशंस को सीधा कंपनियों के साथ टाई अप करा दिया जाए, जैसे अमेरिका में होता है। अमेरिका में रिसर्च करने वाली जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ बड़ी बड़ी कंपनियों के टाई अप्स रहते हैं। बच्चों को पढ़ने के लिए वो अपनी तरफ से इंसेंटिव देते हैं, इस ऑफर्स देते हैं, बाद में उन बच्चों को अपने यहां जॉब पर रखते हैं। भारत में भी ऐसे ही कॉलेजेस के साथ शुरुआत से हो कि बच्चों को यह काम करने पर स्पेसिफिक, अगर मराइन सेक्टर स्पेसिफिक है तो उसके ये कॉलेज हैं, ये नौकरियां यहां पर सुनिश्चित रूप से मिलेंगी। इंस्टीट्यूशंस के साथ साथ इंडस्ट्रीज को क्लब कर दिया जाए ताकि हमारा जो लेबर पावर है, जो स्किल है, जो भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड है, वो बहुत अच्छे से लाभ में लिया जा सके। इस तरह के प्रयास हमें करने होंगे अगर हम भारत को ऊंचा उठते हुए देखना चाहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, नौकरी मांगने से अच्छा है नौकरी देना, और खुद से विकल्प के रूप में यह प्रस्तुत करना कि मैं दूसरे के लिए कैसे काम आ सकता हूं। हम समस्त भारतीयों को इससे लेसन लेने होंगे। हमने लेसन लिए हैं, आगे भी लेंगे। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल पर काफी सारे हमने वीडियोज और इंटरव्यूज डाले हैं, समय मिले तो उन्हें देखिए। अभी हमने एक घोटाले के ऊपर बहुत अच्छा वीडियो कवर किया है, आप उसे भी देख सकते हैं, लिंक कमेंट बॉक्स के अंदर डाला हुआ है। बाकी हमारे कोर्सेज की जानकारी, जो एआई के हमारे कोर्सेज हैं, उनका लिंक भी कमेंट बॉक्स में पिन है। बच्चों ने बहुत अच्छी क्रिएटिविटी दिखाई है, एनिमेशन, वीडियोस, बोलते ऑब्जेक्ट्स, वीडियो गेम, ये सब एआई से बच्चों ने गर्मी की छुट्टियों में बनाए, जो हमने कोर्स में सिखाए थे। अगर आप छूट गए हैं तो आप जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उस कोर्स का लिंक भी कमेंट बॉक्स में है, एआई के यूजेस से संबंधित है। धन्यवाद।